हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो +1 का ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्री काफी बेसिक टॉपिक होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है सो पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह पे आपका इस्तेमाल इसका पड़ेगा, इसलिए इसको जो है सो काफी इम्पोर्टेंस देते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा और काफी बारीकी से काफी इंटरेस्टिंग है आपका और काफी हल्का भी है। और ये आपका जो है सप्लीमेंट्री के रूप में हर हमेशा आपका इस्तेमाल होता रहेगा। एज ए पूरा मैथमेटिक्स में एज ए ये असिस्टेंट की तरह आपका काम करेगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे मतलब देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका बना हुआ वर्ड है ये आपका दो वर्ड से बना हुआ है। पहला होता है ट्रिगोनोन और दूसरा होता है आपका मेट्रॉन। ट्रिगोनोन जो है और मेट्रॉन जो है आपका ग्रीक वर्ड्स होता है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड्स है। ये ग्रीक वर्ड्स आपका है ट्रिगोनोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनोन में आपका इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है आपका इंग्लिश में? मीजरमेंट। तो हम लोग इस दोनों के वर्ड के आपका जो है सो इस दोनों के वर्ड के मिलने से आपका ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ था। जब इसका स्टार्टिंग में आपका डेफिनेशन या फिर इसके बारे में जानना स्टार्ट हुआ था दुनिया का, तो ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of triangle and its parts। अब ट्रायंगल का कितना पार्ट होता है? ट्रायंगल आपका जो दिया हुआ है, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो इसमें आपका जो है सो एक एंगल हो गया ये अल्फा, ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया मान लीजिए गामा। ए साइड ए हो गया, इसका अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं। ये बी हो गया, इसका अपोजिट साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं। और ये सी हो गया, इसका अपोजिट साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें आपके दो पार्ट हो जाते हैं ट्रायंगल में। पहला तो हो जाता है उसका एंगल हम लोग बी ए सी जो लिखेंगे अल्फा, एंगल ए बी सी लिखेंगे बीटा और एंगल ए सी बी लिखेंगे गामा। ये आपका क्लियर है? ये तीन जो है आपका एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। और इधर आपका जो है दूसरे पार्ट में इसका हो जाता है साइड्स। आपका जो है साइड्स आपका बीसी जो हो गया इक्वल टू ए, और आपका जो है सो एसी जो हो गया वो बी, और आपका ए बी जो हो गया क्या हो गया वो सी। ये आपके हो गए साइड्स। तो मेन रूप से ट्रायंगल में जो आपका है वो आपका जो है सो इसके 6 पार्ट्स मिल गए आपको। 3 पार्ट तो इसके एंगल हो गए और 3 पार्ट इसके साइड्स हो गए। तो हमारा उद्देश्य जो है और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के नाम होंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के नाम होंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों से चल करके और चीजों को सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों को काफी सारे स्टडीज करने पड़ेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट बातों पर समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल में होता है वो एक कैरेक्टर होता है आपका एंगल। जिस स्टूडेंट को एंगल की बातें सारी समझ में आ गई, फिर ट्रिग्नोमेट्री में उसको दिक्कतें बहुत कम होती हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल को बखूबी पूरे आज का जो है लेक्चर एंगल पे ही रहेगा आपका। और ये टॉपिक चलेगा आपका एंगल जानने से पहले वो एंगल कहते किसको है, हाउ कैन यू डिफाइन एंगल, आपको कुछ बातों को जानना पड़ेगा। जैसे पहली बात यह है कि लाइन क्या होता है। जैसे मान लीजिए लाइन आपका जो है ये हो गया मूविंग एंड, ठीक है, और ये आपका हो गया ओरिजिन, या तो ये फिर ओरिजिन मत तो कहिए इसको, लाइन में तो जनरली कुछ भी हो सकता है, इसमें ओरिजिन नहीं कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें आपका ये भी हो गया आपका मूविंग एंड। ओरिजिन तो तब कहेंगे जब हम आपको एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस चाहे जेड एक्सिस की कंसिडर करेंगे तब। बाकी लाइन इन जनरल बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें जो है सो इसका लेंथ जो होता है आपका इनफिनाइट होता है। ये भी आपका मूविंग एंड हो गया, ये भी आपका मूविंग एंड हो गया। ये आपको इन्फिनिटी तक जाएगा उधर, ये इन्फिनिटी तक जाएगा इधर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये आपका इस चीज को, इस कॉन्फ़िगरेशन को आपका लाइन बोलते हैं। अब इसमें आपका आता है सेगमेंट, ठीक है। आप देखेंगे ये आपका हो गया, सपोज यहां से तोड़ करके हमने ए लिख दिया, यहां से हमने इसको बी लिख दिया, ये टुकड़ा को काट करके यहां पे सेट कर दिया। इसका जो है ये आपका फिक्स्ड एंड हो गया, ये भी इसका फिक्स्ड एंड हो गया, और ये इसका लेंथ जो आपका हो गया, मान लेते हैं लेंथ जो इसका हो गया एल, आपका फाइनाइट हो गया। ये आपका जो हो गया सो क्या हो गया, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या सिर्फ सेगमेंट भी बोलते हैं, चलता है। अब चलते हैं हम लोग रे पे। रे किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन को यदि बीच से हम कट कर दें कहीं से, तो एक फिक्स पॉइंट मिलेगा और दूसरा मूविंग पॉइंट मिलेगा। ये आपका हो गया मूविंग एंड, और ये मान लेते हैं आपका ओ हो गया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका मूविंग हो गया, तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका इसका भी इनफिनाइट हो जाएगा। इसका कोई लेंथ है, क्योंकि ये तो मूविंग है, कहां तक मूविंग जाएगा करके इनफिनाइट तक मूव करेगा, इसलिए ये आपको क्या हो गया, इसका लेंथ जो है सो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। लेकिन ये इसमें जानने वाली बात है कि इसमें एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका मूविंग है। अब जो है हम लोग इस तीनों चीज से वाकिफ हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें एंगल जब भी आपका जो है सो ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक पहले जो है सो आपका हम रे ले लेते हैं। ये आपका रे मान लेते हैं, रे इसका फिक्स पॉइंट हो गया ओ, और ये आपका पॉइंट कोई मूविंग एंड है, लेकिन इस पे कोई पॉइंट एक ए मान लेते हैं। अब इस रे को हम लोग ये तो फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू करते हैं। तो रोटेट हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रोटेट इसको हम ऐसे करके, ये ए है ऐसे कर सकते हैं, ये यहां पे मान लीजिए बी पे पहुंच गया, और ये आपका जो है ऐसे करके रोटेशन हो गया। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये आपका जो है दूसरा तरीका इसमें हो गया ऐसे करके, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं, यहां ए है, यहां ओ है, यहां पे मान लेते हैं बी है। तो सपोज दैट हम लोग तत्काल पहले इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे करके इसको ले लेते हैं। अब देखेंगे ये फिक्स्ड एंड था किसका, रे का, लेकिन अब जो है ये आपका जो अमाउंट हुआ यहां से इस पोजीशन से जो रे इस पोजीशन तक गया, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब देखिए यहां पे
ये ओ ए क्या था इसका, इनिशियल आर्म था, इनिशियल, इसको कोई आर्म बोलता है या फिर इसको कोई साइड बोलता है या कोई पोजीशन बोलता है। ठीक है, कोई बोलेगा इनिशियल आर्म है, इनिशियल साइड है, इनिशियल पोजीशन है। इसके बाद जो है यहां पे इसको जो है कोई बोलेगा टर्मिनल आर्म या फिर साइड या फिर पोजीशन। ठीक है, तो आपका जो ये रोटेशन हुआ, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। अब हम लोग डिफिनेशन इसका लिखेंगे कैसे एंगल का। इट इज डिफाइंड एज द amount of rotation of a ray about its fixed end with proper sign scheme। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड के अबाउट रोटेशन हो रहा है विथ प्रॉपर साइन स्कीम। अब इसका साइन स्कीम क्या होता है, तो साइन स्कीम देख लीजिए, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, मान लेते हैं कि अल्फा रोटेशन ही यहां पे हुआ और यहां पे भी आपका अल्फा रोटेशन हुआ। तो यहां पे जो आप रिप्रेजेंट करेंगे इस एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। यहां पे आपका एंगल ए ओ बी जो है आपका वो थीटा हो जाता है। अब ए ओ बी क्यों, बी ओ ए क्यों नहीं, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इनिशियल आर्म से, जहां पे हम लोग का ऑरिजिनेशन शुरू हुआ, जनरेशन शुरू हुआ एंगल का, वो आपका इनिशियल आर्म था जहां पे पहले ये ओ बी रे था। अब इस रे को भी कुछ बोलना पड़ेगा हमको, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिंग रे या मूविंग रे, इसको या जनरेटिंग रेडियस बोलते हैं इसको। तो ये आपका जनरेट करता है एंगल को ना, तो ये आप देखेंगे नोट्स में लिखा हुआ सारा कुछ। तो यहां पे आपका जो है ओ ए जो हो गया, इस पोजीशन से चल करके ओ बी तक गया है, तो ये आपका जनरेटिंग रे हो गया या फिर जनरेटिंग रेडियस हो जाता है। तो इस ढंग से आपका एंगल को डिफाइन करते हैं। अब इसका साइन स्कीम देखेंगे यहां पे, तो थीटा, इसमें जो है आपका एंगल जो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इस पोजीशन में कहीं भी प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन क्लॉकवाइज यदि घूमेगा तो थीटा इसमें जो हो जाएगा वो माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल जो है आपका माइनस अल्फा हो गया। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थीटा इज इक्वल टू ये प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये पूर्ण रूप से दिखाया हुआ है, ये एरो जो मारा हुआ है ये फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मारा हुआ है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मारा हुआ है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल यदि मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो उसका जो वैल्यू होगा, जब हम लिखेंगे थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा हमको, और जब इसका वैल्यू लिखेंगे यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बना हुआ है, जनरेट हुआ है, तो इसका वैल्यू अल्फा लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग आपका जो है सो एंगल में स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंगल किसको बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंगल। जब हम अपने एंगल को उठा करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख दें, इस प्रकार रखें कि उस एंगल का वर्टेक्स जो होता है, मान लेते हैं ये आपका O हो गया, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल आर्म बोलते हैं और इसको टर्मिनल आर्म बोलते हैं ना। तो इसको उठा करके हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग में उसका इनिशियल आर्म होना चाहिए और ओरिजिन जो आपका होना चाहिए उस पर में मेरा वर्टेक्स होना चाहिए। ये आपका जो है एक्स एक्सिस है
एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो देखेंगे आप कि when the angle is imposed over the Cartesian system as vertex onto origin, ये वर्टेक्स है और एंगल का, इसको हमने क्या कर दिया, ओरिजिन पे डाल दिया। इनिशियल साइड अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल साइड ये था मेरा, इसको इधर अलोंग में क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिए, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यदि ओरिजिन के ऊपर में मेरा वर्टेक्स आ गया और इनिशियल आर्म जो है सो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, तो जो आपका एंगल बनेगा, मान लीजिए ये एंगल बना है थीटा, इसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन में ये एंगल है, डायरेक्शन ऑफ एंगल। ठीक है, ये आपका जो है सो एंगल के हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये आपका जो है सो राइट एंगल के नाम से जाना जाता है। और इस राइट एंगल को सबसे पहली बार जब कोई जाना था कि राइट एंगल कहते किसको है, तो कैसे जाना था उसको, इस चीज को समझना जरूरी है। When two lines intersect at a point, मान लेते हैं दो लाइन है, एक लाइन है ये आपका ए बी और दूसरा आपका लाइन हो गया, सपोज दैट ये आपका हो गया एम और ये हो गया एन। ये मान लेते हैं हमको एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपका when two lines intersect at a point so that the two adjacent angles, एक एंगल इसमें बन रहा है कौन सा, θ1 बन रहा है, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, θ2 बन रहा है। यहां एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है, एडजेसेंट एंगल मतलब होता है अगल बगल का एंगल, θ1 एंड θ2। तो बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। यहां पे एडजेसेंट एंगल जो है गिवन दिया हुआ क्या है, बाय डेफिनेशन θ1 इज इक्वल टू θ2। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, यदि ये इक्वल हो गया तो इसको मान लेते हैं θ1 इज इक्वल टू θ2। ऑल्सो स्ट्रेट लाइन के एक साइड में बने सारे एंगल्स का सम कितना होता है, θ1 प्लस θ2 आपका जो है 180 डिग्री होता है। आप 9th में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है नहीं, जो स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितने भी सारे एंगल बनेंगे, सारे एडजेसेंट एंगल को जोड़ेंगे, मान लीजिए दो एंगल बन रहा है, θ1 और θ2 बन रहा है, इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहां पे θ1 इज इक्वल टू थीटा जो है, इसको थीटा मान लेते हैं, θ1 भी θ2 बराबर है, ये दोनों जो है थीटा के बराबर है मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आप लोग क्या देखा, 1 एंड 2 से आप लोगों ने देखा ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो गया। और फर्स्ट टाइम जो है आपने राइट एंगल का इसी तरह से इजाद किया था कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, कैसे, ये आप समझ गए। ठीक है कि ये क्वाड्रेंट जो है सो एक नया टर्म आ गया आपके पास। राइट एंगल के जब इजाद हो गया तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन सीखा था, और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी एंगल को जो है यदि उसके वर्टेक्स को ओरिजिन पे रिप्रेजेंट करके देखा जाए तो यहाँ पे ओरिजिन हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट होता ए और यहां से चलना शुरू कर दिया था, आपको जो रेडियस जनरेटिंग रेडियस है, तो ये इसका एंगल क्या होता था, 0 डिग्री होता था। अब यहां पे जब पहुंच जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा इसका एंगल, 90 डिग्री बन जाएगा। और वही रेडियस आपका जनरेटिंग रेडियस जो यहां जब पहुंच जाएगा कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। वही घूम करके यहां जब पहुंच जाएगा कितना बन जाएगा, 360, और एक पूरा चक्कर काट लेगा तो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। तो और समस्या ये है कि क्वाड्रेंट हम कहेंगे किसको, ठीक है जी। और यहां पे क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, एक क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे और क्वाड्रेंटल एंगल किसको बोलेंगे, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे सपोज दैट कि आपका ऐसे करके बी है और ये थीटा मूविंग है। ये पहले जो है ये रेडियस कहां पे था, वो एक पोजीशन पे था, अब ये मूव करना शुरू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका थीटा एंगल ना रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पे क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट जो कहलाता है
ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। का मतलब होता है ये 0 से थीटा बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये थीटा यदि 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, और 90 से छोटा हो, 90 डिग्री कंसीडर नहीं होगा। क्लियर करता रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा जो है सो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, और 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 90 से छोटा होगा। तो इस स्थिति में ये जितना भी एरिया कवर किया, ये सारा एरिया जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट का जाएगा, और इसको हम लोग क्यू फर्स्ट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। देखिए यहां पे अब क्वाड्रेंट सेकंड किसको बोलेंगे? यहां 90 डिग्री से बढ़कर के थीटा 180 के बीच में हो जाएगी। 90 डिग्री से थीटा बढ़कर के 180 के बीच में हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट थर्ड की बारी हो गई। 180 डिग्री से थीटा यदि 270 के बीच में हो जाएगा, मतलब 180 नहीं होगा, 270 भी नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में होगा, यानी कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब क्वाड्रेंट 4 क्या हो गया? 270 से थीटा बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, इसको क्वाड्रेंट 4 कहेंगे। और इस ढंग से आपका ये चारों क्वाड्रेंट हो गया। लेकिन अब आप बोलेंगे सर कि 90 डिग्री छोड़ दिया आपने, 180 डिग्री छोड़ दिया आपने, 270 डिग्री छोड़ दिया आपने, ये सारे जो हैं क्वाड्रेंटल एंगल टर्मिनल साइड जो आपका है लाइज कहां पे? ऑन द हाफ एक्सिस। ये आपका क्वाड्रेंटल एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका टर्मिनल साइड जो होगा, ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है, तो ये टर्मिनल साइड यदि हाफ एक्सिस पे लाई करेगा, हाफ एक्सिस इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही ना जी। तो कहने का मतलब यहां ये है कि आपका जो है ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस। इस ढंग से आपका 4 हाफ एक्सिस है और 2 एक्सिस है। एक ये हो गया पूरा का पूरा क्या, इसको कंप्लीटली यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? वाई एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया ओरिजिन। क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और साथ में ये ओरिजिन, ये तीनों आइटम को मिला करके कंबाइंड में कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यदि इसमें वो जेड एक्सिस भी रहेगा तो वो 3 एक्सिस हो गया उसमें, इसमें भी 2 एक्सिस हो। ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और वो 3D को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल किसको बोलेंगे? तो क्वाड्रेंटल एंगल उसको बोलेंगे जिसके फाइनल आर्म जो होंगे, टर्मिनल आर्म जो होंगे, वो क्वाड्रेंटल एक्सिस पे लाइक, मतलब हाफ एक्सिस पे लाई करेंगे। जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, सबसे पहले 0 डिग्री हो गया क्वाड्रेंटल एंगल, 90 डिग्री हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल, 180 डिग्री हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल, 270 डिग्री हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल, 360 हो गया आपका। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं और ये सारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्वाड्रेंट कोई एक एंगल का नाम नहीं है, उसमें एक एंगल का रेंज दिया हुआ रहता है। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसलिए क्वाड्रेंट जो है एक रेंज ऑफ एंगल का मतलब ये है जिसमें कि आपका बहुत सारे एंगल लाई कर सकते हैं, उसका रेंज दिया हुआ रहता है। देखेंगे इसको, अब देखेंगे आप इसमें जो है सो आपका नया टॉपिक है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है उसमें जो सब एंगल लाई करेगा, मतलब 0 से लेकर के 90 के बीच में, थीटा जो होगा क्या होगा? 0 से 90 के बीच में जो लाई करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल।
अब देखिए ऑब्टूज एंगल किसको बोलेंगे, यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ ओरिजिन है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, और ये साइड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो यहाँ थीटा जो आपका हो गया एलिमेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ये थीटा है और यहाँ क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो यहाँ पे थीटा जो है 0 से 90 डिग्री में जब लाई करेगा, इसका मतलब हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना जरूरी उसके लिए होगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, ऑब्टूज एंगल। इसमें आपका जो है ऑब्टूज एंगल में थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब देखते हैं इसमें आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए आपका ये फिगर बन गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये आपका ए एंगल जो है थीटा बन गया। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसका मतलब हुआ थीटा एलिमेंट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जो है मान लीजिए ऑब्टूज एंगल हो गया। अब राइट एंगल समझ चुके हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं जानते हैं ऑलरेडी आप। राइट एंगल जो है ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल भी जान लीजिए आप। स्ट्रेट एंगल जो है किसको बोलते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आपका जो है 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? और फुल एंगल किसको बोलते हैं, फुल एंगल जो है ये तो आप 9-10 में भी पढ़े होंगे। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री को फुल एंगल बोलते हैं। मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट मारने से जो बनता है एंगल उसको फुल एंगल होते हैं। अब 90 डिग्री का आप लोग जो है शो करेंगे तो यहां पे ऐसे करके शो करते हैं, नहीं ये आपका थीटा हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल को कैसे शो करेंगे हम लोग, ऐसे करके दिखाएंगे। ये आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और फुल एंगल कैसे दिखाते हैं आप लोग, एक पूरा राउंड ऐसे करके मारेंगे, ये थीटा इक्वल टू 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है? अब होता है एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में आपका जो है सो थीटा जो है 180 से बड़ा होता है। 180 से थीटा बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कभी जो है इसकी या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है थीटा, या फिर आपका जो थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है कि नहीं? अब देखते हैं इसके आगे जो है सो कि मान लीजिए आपका एक आता है, इसी में आप समझ लीजिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 यदि आपका 90 डिग्री हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए होता है पति और पत्नी, तो दोनों स्पाउस होता है, तो पत्नी का स्पाउस पति हो गया और पति का स्पाउस पत्नी हो गया। उसी ढंग से थीटा 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा 2 हो गया और थीटा 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा 1 हो गया। अब इसमें लास्ट जो बचा हुआ आपका है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है यदि 180 डिग्री हो गया, थीटा 1 और थीटा 2 यदि 180 हो गया तो थीटा 1 को थीटा 2 का सप्लीमेंट्री बोलेंगे और थीटा 2 को थीटा 1 का सप्लीमेंट्री बोलेंगे। यही कंडीशन है। ठीक है? यहाँ पे दो टर्म देखेंगे। एक टर्म आपका आता है जो है सो कि एंगल में कोटर्नल एंगल और दूसरा आता है इक्वल एंगल। इस दोनों एंगल में क्या डिस्टिंक्शन है और दोनों का जो है सो क्या रोल है उसको हम लोग समझेंगे। कोटर्नल एंगल्स हैविंग द टर्मिनल आर्म्स एट द सेम पोजिशन। जैसे मान लेते हैं एक एंगल है आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया सपोज दैट 60 डिग्री होता है। ठीक है कि नहीं? और दूसरा आपका जो है
ये आपका जो है θ1 हो गया, और दूसरा आपका जो है एंगल आपका जो है ये हो गया आपका θ2 आपका 300 डिग्री। देखिए आप यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे θ1 जो है आपका 60 डिग्री हो गया, यहां पे θ1 जो मेजर किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, और यहां पे ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। तो एक्चुअली में यहां पे θ2 जो होगा वो -300 डिग्री होगा, और यहां θ1 जो होगा वो एक्चुअली में +60 डिग्री होगा। अब देखेंगे इसका टर्मिनल पोजीशन, मान लेते हैं यहां पे ए ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये आपका ए ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। तो ओबी का जो टर्मिनल पोजीशन है, इस एंगल θ1 का जो टर्मिनल पोजीशन है वो ओबी है, और इस एंगल में भी देखेंगे हम इसका टर्मिनल पोजीशन ओबी ही आ जाएगा। देखिए आप समझ आ रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग कोटर्नल एंगल। θ1 एंड θ2 आर को टर्मिनल एंगल्स। यहां देखिए θ1 का और θ2 का जो टर्मिनल साइड है ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल आर्म, ये हो जाएगा टर्मिनल आर्म, ये आपका हो गया इनिशियल आर्म, ये हो गया इसका टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल आर्म जो है इसका और इसका सेम है, वो तो सभी एंगल का सेंट्राइजेशन में सेम ही होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे होगा ही होगा सारे एंगल का, लेकिन टर्मिनल एंगल इसका जिस पोजीशन पे आकर रुका हुआ है उसी पोजीशन पे इसका भी टर्मिनल एंगल रुका हुआ है। फर्क क्या है कि इसका 60 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लिए हैं, इसका हम लोग 300 डिग्री क्लॉकवाइज में लिए हैं। तो इस दोनों एंगल को हम लोग कोटर्नल एंगल बोलेंगे। अब देखिए कोटर्नल एंगल का एक पहचान होता है कि मान लेते हैं कि θ1 माइनस θ2 यदि 360 डिग्री के मल्टीपल में आ जाए वो इनटू n, वेयर n इज इंटीजर, मतलब जेड बोलिए उसको, नेचुरल नंबर बोलना है ना, नेचुरल नंबर। तो इसमें जो है हम लोग जो है सीधे मान लीजिए 360 के मल्टीपल में, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 360, यदि एक एंगल दूसरे एंगल के बीच का डिफरेंस 360 डिग्री के मल्टीपल में हो तो उन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटर्नल बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं 60 डिग्री माइनस ऑफ -300 डिग्री, ये हो गया 360 इंटू 1, इसलिए ये प्रूफ हो गया आपका ये दोनों कोटर्नल एंगल। अब आपको बचा इक्वल एंगल। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये और दोनों तो इक्वल एंगल होना चाहिए, अब समझ में नहीं आ रहा इक्वल तो कैसे हो गया इक्वल, यार ये तो 60 डिग्री पॉजिटिव है, ये -300 डिग्री निगेटिव है, तो दोनों इक्वल कैसे हो गया। तो दो एंगल को इक्वल होने के लिए देखिए एंगल का पहचान पहले होना जरूरी होता है, उसको करना क्या है उसके बाद करते हैं। सबसे पहले एंगल कहते किसको है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन विथ प्रॉपर सेंस। इस चीज को आप यदि दो एंगल के लिए बराबर करते हैं तो उसको हम लोग आपको बोलेंगे क्या, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का मतलब हो गया कि दोनों ही एंगल में अमाउंट ऑफ रोटेशन विथ प्रॉपर सेंस बराबर है। जैसे इसका इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो, मान लीजिए इसका इनिशियल पोजीशन ये है, टर्मिनल पोजीशन ये है, और ये 30 डिग्री पे घूम रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग θ1। इसका जो है सो इनिशियल पोजीशन ऐसा है और टर्मिनल पोजीशन ऐसा है, ये आपका 30 डिग्री पे घूम रहा है, ये θ2 हो गया, ठीक है। इसका इनिशियल पोजीशन ऐसा है, इसका टर्मिनल पोजीशन ऐसा है, ये आपका जो है ये 30 डिग्री में घूम रहा है, ये θ3 है, और ये आपका जो है ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये आपका जो है सपोज ऐसे घूम रहा है, ये θ4 हो गया 30 डिग्री। अब बताइए इसमें कौन कौन एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए θ1 का जो है इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को कभी मिलाने की जरूरत
नहीं, दे आर द मीन्स टू डेवलप द एंगल या रिप्रेजेंट द एंगल। तो जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है उसके पीछे हमको नहीं रहना है, हमको एंगल का सेंस पकड़ना है कि सेंस ऑफ एंगल क्या है, कि एंगल का डिफिनेशन क्या है, कि एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन विथ प्रॉपर सेंस। आपका देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन विथ प्रॉपर सेंस को ही एंगल बोलते हैं। तो इसका इनिशियल पोजीशन है ये और टर्मिनल पोजीशन है ये, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका अमाउंट क्या है 30 डिग्री है और इधर है एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 और एंटी क्लॉकवाइज ये भी तो है। θ3 जो है वो भी आपका क्या है, θ3 जो है वो भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि θ1 जो है वो θ3 के बराबर हो गया और θ2 जो है क्या है क्लॉकवाइज है, ये भी θ4 भी क्लॉकवाइज है, यानी θ2 इक्वल टू θ4। इसको जो है आप समझेंगे बात को, ये दोनों जो है एंगल आपको θ2 और θ4 ये बराबर क्यों हुआ, इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन भी 30 डिग्री है और साथ में उसका सेंस भी सेम है। तो अमाउंट एंड सेंस ये दोनों जब सेम हो जाएगा किसी दो एंगल का, तब उसको बोलेंगे हम लोग इक्वल एंगल। ठीक है कि नहीं।